फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश के बारे में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मुगल कालीन शासन व्यवस्था थी, जो उनका प्रशासन था, जो मैनेजमेंट था, वो किस प्रकार से था। आज के इस वीडियो में हम केवल केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह आज क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है, एक तो राज्यों के अंदर अलग से सरकारें होती है, तो उस काल में भी क्या होता था, एक तो केंद्रीय सत्ता होती थी और उसके अलावा जो उनके विजित प्रदेश होते थे उनको प्रांतों में विभक्त किया हुआ होता था और प्रांतों में अलग उनकी शासन व्यवस्था होती थी। तो जो जो प्रशासन व्यवस्था है उसके दो भाग हो गए, एक तो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतों का प्रशासन। तो आज के इस वीडियो में हम केवल देखेंगे केंद्र का जो प्रशासन था, कि जो मुगल सत्ता थी उसके केंद्र में किस तरह से प्रशासन होता था, हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता था, केंद्रीय प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी था, जो 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 सत्ता का सर्वोच्च कौन होता था, वो बादशाह को ही माना जाता था। और जो मुगल कालीन जो प्रशासन है उसके जो सिद्धांत है, राजनीति के जो सिद्धांत है या अपना प्रशासन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित था, वो मूल रूप से शरीयत पर आधारित था। शरीयत क्या होता है, इसके अंदर कुरान और हदीस का मिला जुला रूप होता है। कुरान तो आप समझते ही हैं, इस्लाम का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और उसके अलावा जो हदीस है वो क्या है, जो पैगंबर मोहम्मद थे उनकी कही हुई कुछ अच्छी बातें, उनकी आदतें वगैरह, जो भी उन्होंने वृत्तांत अपने जो दिए थे वो सारे उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो कुरान और हदीस को मिलाकर बोलते हैं शरीयत। तो इस पर आधारित था उनका जो राजत्व का जो सिद्धांत था, जिस हिसाब से वो राज करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि जो मुगल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन था वो किस तरह से होता था। तो देखिए, जो मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। इसके दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक तो है कि जो उस वक्त में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हुई थी, एक तो वो स्रोत हो गया। इसके अलावा जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे मुगल काल के अंदर, जो भी विदेशी यात्री जिन्होंने उस समय में यहाँ पर यात्रा की थी, तो उन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत है वो एक पुस्तक में लिखा था। तो उससे भी उस काल के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो अब जानकारी के स्रोत में देखते हैं कि जो मुगल काल के जो राइटर्स थे उस समय में, उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं महत्वपूर्ण, तो उसमें देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। सबसे पहले है आईन अकबरी। ये जो अकबर का दरबारी था, नवरत्न में शामिल अबुल फजल उसकी रचना है। उसके बाद है दस्तूर उल अमल। ये क्या है, ये जागीर ने अपने जो है नियम निकाले थे, 12 नियम। तो उस नियमों का जो संग्रह है उसको दस्तूर उल अमल बोलते हैं। उससे पता चलता है कि उस समय में जो प्रशासन था वो किस प्रकार से था। इसके बाद हो गई अकबरनामा अबुल फजल की। उसके बाद इकबाल नामा, ये जागीर के समय में लिखी गई थी। इसका पूरा नाम वैसे इकबाल नामा ए जागीरी है। इसके बाद तबाकत ए अकबरी। जो तबाकत ए अकबरी है निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी। और ये उस समय में मुगल काल में एक महत्वपूर्ण केंद्रीय पद होता था, मीर ए बख्शी। तो अकबर के समय काल में जो निजामुद्दीन अहमद है, ये मीर बख्शी हुआ करता था। इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि मीर ए बख्शी पद क्या था और क्या क्या उसके कार्य थे। इसके अलावा बादशाहनामा, या जिसे बादशाहनामा भी कहते हैं, ये मोहम्मद अमीन कजवीनी ने लिखी थी और शाहजहाँ के काल से संबंधित है। इसके बाद बहादुर नामा हो गई। उसके बाद तुजुक ए जागीरी, ये जागीर की जो है आत्मकथा है। इससे भी मुग़ल प्रशासन की जानकारी विस्तार से मिलती है। इसके बाद मुंतखब उल तवारीख, ये भी एक पुस्तक है, इससे भी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है विदेशी यात्री, जिन्होंने मुग़ल काल के अंदर भारत की यात्रा की थी, जैसे कि टॉमस और रॉकिंग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। ये भारत में आए थे अपनी व्यापार की अनुमति लेने के लिए। तो एक ये हो गई। उसके बाद फ्रांसिस बर्नियर है, डाउंट एंड टेरी। तो ये चार जो है, ये चार पांच महत्वपूर्ण विदेशी नागरिक है जो उस समय में भारत आए थे, और इनका जो यात्रा वृत्तांत है उससे हमें मुग़ल कालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये जो बर्नियर है, फ्रांसिस बर्नियर, ये किसके काल में आया था? ये आया था शाहजहाँ के काल में आया था, और इसने बुक लिखी थी ट्रैवल इन मुग़ल एम्पायर। तो इससे जानकारी मिलती है मुग़ल काल की, मतलब प्रशासन की तो मिलती है, उसके अलावा उस समय में क्या क्या अन्य व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से राजपाट होता था, इन सब की जानकारी उस समय में मिलती है। तो सबसे पहले मुग़ल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। तो ये जो है अरब खंड वहाँ से आए थे,
अन्य कंट्री से, तो इस्लामिक कंट्री से, वहाँ पर क्या होता था, खलीफा जो पद होता था उसको सर्वोच्च माना जाता था। जो खलीफा होता था वो इनका धार्मिक गुरु भी होता था, इसके अलावा राजनीतिक कार्य वगैरह का भी देखता था। तो बाबर जब आया था तो इसने क्या किया था, अपने आप को खलीफा के आधिपत्य से मुक्त कर दिया था कि भाई कोई हम खलीफा वगैरह की बात नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इनका मतलब अलग से मुक्त प्रशासन इन्होंने अपना बना लिया वहीं से। उसके अलावा जो हुमायूं था उसने भी कह दिया था कि जो बादशाह होता है वो क्या है कि पृथ्वी पर खुदा ही है, खुदा का वो प्रतिनिधित्व करता है, और जिस तरह से जो खुदा है वो सबकी रक्षा करता है, उसी तरह से सम्राट का जो कर्तव्य है वो क्या है कि अपनी पूरी प्रजा की वो रक्षा करे। अबुल फजल ने भी अपनी पुस्तक आईन अकबरी में जो मुग़ल काल के जितने भी राजनीति से संबंधित सिद्धांत है वो सब उसमें दिए गए हैं, और इसने बताया है कि जो बादशाह है उसका क्या क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं मुग़ल काल का जो केंद्रीय प्रशासन था वो किस तरीके से था। जो मुग़ल कालीन जो प्रशासन था वो क्या था, अरबी और फ़ारसी प्रशासन की पद्धति थी। अरब देशों में और फ़ारस में उस समय में जो प्रशासन की पद्धति थी उसी को ही अपनाया गया, किनके द्वारा, जो मुग़ल भारत में आए थे वहाँ पर भारत में, यानी कि भारतीय पृष्ठभूमि में अरबी और फ़ारसी प्रशासन की वो एक पद्धति थी। ठीक है, उसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य है वो पूरी तरह से क्या था, केंद्रीकृत था, यानी कि सेंटर पर ही टिका हुआ था। जिस तरह से आज भी आप देखेंगे कि सेंटर की ज़्यादा चलती है, केंद्रीय सरकार की, राज्यों पर ज़्यादा वो नहीं होता। तो पूरी तरह से जो बादशाह होता था वही क्या होता था, सत्ता का वास्तविक कर्ता धर्ता होता था, इसलिए जो सत्ता थी वो केंद्रीकृत थी, और जो बादशाह होता था वही अंतिम शक्ति थी, और उसके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती तो कुछ भी कर सकता था, या किसी वजह से सज़ा दी गई है, मृत्युदंड दिया गया, कुछ भी, तो फाइनल जो करता था वो कौन करता था, बादशाह। वो चाहे तो उसकी सज़ा माफ़ कर दे या कुछ भी कर दे, जो भी अंतिम निर्णय जो भी होता था वो बादशाह का माना जाता था। फिर भी अब अकेला आदमी जितना सारा काम काज संभाल नहीं सकता, तो बादशाह को भी सहायता प्रदान करने के लिए क्या था, एक मंत्री परिषद होती थी, और उस मंत्री परिषद को क्या कहते थे, विजारत। अब क्वेश्चन आ जाए कि विजारत, मुग़ल काल में जो विजारत था वो किस चीज़ से संबंधित है, तो वो क्या होता था, वो होता था एक पूरा मंत्रिमंडल होता था जो कि बादशाह की सहायता करने के लिए होता था। अब देखते हैं कि इस विजारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद थे जो कि मदद करते थे बादशाह की शासन को संभालने में। जो सबसे महत्वपूर्ण पद है पहला, वो होता था वजीर। वजीर जिसे कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं। अब जो बाबर और हुमायूं था, जैसे बाबर प्रारंभ में आया था, कुछ ही वर्ष तक वो शासक रहा, उसके बाद हुमायूं बना बादशाह, तो इस समय में जो वजीर का पद था वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। यह क्या होता था, जो पूरा साम्राज्य है जितना भी, जैसे मुग़ल वंश, मुग़ल साम्राज्य जो भी था उस वक्त में, तो उस समय में क्या होता था, प्रधानमंत्री होता था वो वहाँ का, और इसके पास जो प्रधानमंत्री होता था, और दोनों तरह के ही असीमित अधिकार होते थे, सैन्य और असैन्य अधिकार, मतलब सैनिक कार्रवाई कहीं करनी हो तो वो अधिकार भी होते थे। उसके अलावा जो अन्य सामाजिक मामले होते थे असैनिक, जहाँ पर सैन्य की आवश्यकता नहीं होती, तो दोनों ही मामलों के अंदर उसको असीमित अधिकार प्रदान थे, वो अपने हिसाब से काम कर सकता था। उसके बाद हुमायूं के बाद जब अकबर का काल आया, अकबर बादशाह बना, तो उस समय में क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री बोलते थे इसको, तो उस समय में इसको वकील कहने लगे, यानी कि पहले प्रधानमंत्री या वजीर कहते थे, तो अकबर के शासनकाल में इसको वकील कहने लगे। और आपने देखा कि जो अकबर के शासनकाल में जो बैरम खान था वो प्रधानमंत्री की भूमिका में था। तो जब बैरम खान का, मतलब बैरम खान की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से इसने, अकबर ने, ये जो पद है वजीर का, इसके लिए मतलब अलग से, इसकी जगह पर एक अलग से पद का गठन किया, जिसे कि दीवान वजारत, एक कुल के नाम से जाना जाता है। इस पद का उसने गठन किया, और इस पद का जो गठन किया था, जो पदाधिकारी होता था, यानी कि दीवान वजारत एक कुल, ये एक व्यक्ति का पद है। उसका क्या काम होता था, राजस्व, यानी कि नहीं, राजस्व और वित्तीय मामलों का अधिकार, यानी कि कहीं से भी राजस्व वगैरह, कर वगैरह एकत्रित करना है वो, और उसके अलावा जो, जैसे आज के टाइम में वित्त मंत्री के जो कार्य होते हैं, तो वो अधिकार उस समय में उसको प्रदान किए गए। किसको, वजीर को, जिसे क्या कहते थे, दीवान वजारत कुल, अकबर के समय में। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अकबर ने
अब देखेंगे कि अगर ये जो राजस्व और वित्तीय मामलों का अधिकार है, तो अकबर ने देखा कि शक्ति काफ़ी बढ़ रही है। उसके बाद वकील का जो ये शक्तियाँ बढ़ रही थी, एकाधिकार बढ़ रहा था, तो उसको धीरे धीरे से ख़त्म कर दिया। और इसकी मदद के लिए यानी कि इसकी जगह पर जैसे कि और व्यक्तियों को भी इन्वॉल्व किया, यानी कि और भी अन्य पद गठित किए अकबर ने। जैसे कि कौन कौन से, दीवान, मीर बख्शी, उसके अलावा मीर सांगा और सरद सुदूर, ये इत्यादि पद थे, तो अकबर ने वो गठित कर दिए। उससे क्या हुआ, जो शक्ति होती थी दीवान वजारत कुल की, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, यानी शक्ति का विभाजन हो गया था वहाँ पर। और ये जो वजीर का पद था, ये केवल उस समय में ऐसा ही बच गया कि बस सम्मान का पद है कि हाँ भाई वजीर है, और बाकी जो शक्तियाँ थी वो डिवाइड हो चुकी थी अन्य पदों में, जैसे दीवान, मीर बख्शी इत्यादि में। तो इस तरह से ये जो पद है ये चलता रहा शाहजहाँ के समय तक। और हम देखेंगे कि जो अकबर का शासनकाल है उसके अंदर केवल 4 ही महत्वपूर्ण मंत्री परिषद होते थे, 4 ही मंत्री होते थे, जिसके अंदर की वकील हो गया, उसके अलावा दीवान और मीर बख्शी और सरद, ये 4 महत्वपूर्ण पद थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पद जो कि केंद्रीय सत्ता में था, उसका नाम था दीवान। अब जो दीवान है, इस पद की स्थापना किसने की थी? ये अकबर ने की थी, क्योंकि वो जो वजीर है उसका वकील का एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था, कि उसकी शक्ति का विभाजन करना चाहता था। क्योंकि जो वजीर था वो मैंने बताया अभी आपको कि वित्त और जो राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो इसलिए अकबर ने उस पद की स्थापना की थी, दीवान पद की। अब जो दीवान है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, धन वगैरह का ये हिसाब किताब देखता था। इसके अलावा अकबर ने एक और व्यवस्था भी की थी कि भाई कहीं एक ही जगह पर ये रहेगा दीवान, तो ये कहीं षड्यंत्र ना करने लग जाए, अपनी शक्ति को ना बढ़ा ले। तो इसलिए उसने क्या व्यवस्था की थी कि वो इनका ट्रांसफ़र भी करता था। उस समय में इनको एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करता रहता था। कई बार जैसे प्रांतों में भेज दिया, या कहीं प्रांत पर कोई है तो उसको बुला लिया, इस टाइप से उनका ट्रांसफ़र भी करता था। और अकबर जो इनकी नियुक्तियां करता था वो तो उनकी योग्यता के आधार पर देख कर ही करता था। तो ये हो गया दीवान। इसके अलावा जो दीवान होता था वो कहने के लिए तो वित्त मंत्री होता था, यानी कि धन वगैरह सब काम काज वो देखता था, लेकिन फिर भी उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो भाई किसी को धन वगैरह दे दे अपनी तरफ से, या जागीर दे दे बिना बादशाह की अनुमति से, वो ऐसा नहीं कर पाता था। इसके अलावा जो उस समय में भूमि होती थी, जैसे खालिसा भूमि, जागीर और इनाम आदि की भूमि जो कि दी जाती थी, तो जो ज़मीनें होती थी 3 प्रकार की, खालिसा, जागीर और इनाम की भूमि, तो ये तीनों किसके अंडर में आती थी? वो दीवान के अंडर में ही आती थी। लेकिन ये नहीं था इसका मतलब कि वो किसी को भी ये भूमि वगैरह दे दे अपनी तरफ से, ऐसा नहीं होता था। और देखेंगे कि जो दीवान है इसकी सहायता के लिए कुछ अन्य अधिकारी भी अपॉइंट किए थे अकबर ने। जैसे इसके अंदर कौन कौन से थे? दीवान खालिसा, ये इसका क्या काम होता था? जो शाही भूमि होती थी उसकी देखभाल करता था। इसके बाद दीवान तन, इसका काम क्या था? जो सैनिकों वगैरह को जो वेतन दिए जाते थे या वेतन वगैरह की व्यवस्था करता था, और जागीरों की देखभाल भी करता था। और उसके बाद मुल तोफ़ी, इसका क्या काम था? आय व्यय का निरीक्षण करना, ऑडिट करता था कि कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं। तो ये काम किसका था? मुल तोफ़ी का। इसके बाद पढ़ते हैं महत्वपूर्ण पद जो कि केंद्रीय सत्ता में था, उसका नाम है मीर बख्शी। अब मीर बख्शी क्या होता था? जो सैन्य विभाग है, जो सेना है, उसका सर्वोच्च अधिकारी होता था, या सैन्य मंत्री कह सकते हैं, रक्षा मंत्री कह सकते हैं, जैसे आजकल होते हैं। और ये जो पद है मीर बख्शी, किसके काल में प्रारंभ हुआ था? ये अकबर के काल में ही प्रारंभ हुआ था। अब मीर बख्शी सेना का काम देखता था। इसके अलावा इसके पास क्या क्या काम होते थे वो देखिए। इसका काम था, ये सेना के अंदर लोगों की भर्ती करता था, उनका हुलिया रखता था, रिकॉर्ड रखता था, यानी कि उनकी पहचान वगैरह रखी जाती थी। और रसद का प्रबंध करना, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, कहीं पर युद्ध अभियान पर जाते थे तो उनकी रसद वगैरह की पूरी व्यवस्था करना। और सेना में अनुशासन को बनाए रखना है, किस तरह से अनुशासन को बनाए रखना है। सेना के लिए ये हथियारों और हाथियों वगैरह की, घोड़ों की खरीद भी करता था उनके हिसाब से। और मीर बख्शी जो है
जब किसी सैन्य अधिकारी को या सेना को वेतन मिलना होता था तो मीर बख्शी ही उस पर हस्ताक्षर करता था। उसके बाद ही जो है सेना को जो उनका मंथली वेतन होता था वो दिया जाता था। और मीर बख्शी जो है इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती थी, अपनी सहूलियत के हिसाब से 2, 3 या 4 इत्यादि, यानी कितने भी अपने हिसाब से जो है बादशाह अपॉइंट कर सकता था मीर बख्शी। और मीर बख्शी की सहायता के लिए 2 अन्य पद गठित किए गए थे, जिसमें बख्शी हुजूर और बख्शी शागिर्द पेशा नाम से ये 2 पद उसकी सहायता के लिए गठित किए गए थे। और प्रांतों के अंदर एक होता था वाक्यानीस, ये पढ़ेंगे हम वाक्यानीस जब प्रांतों के बारे में, प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या था, वहाँ से संबंधित कोई भी सूचना होती थी तो वो मीर बख्शी को सीधे इन सूचनाओं का आदान प्रदान करता था वहाँ से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अन्य कौन से महत्वपूर्ण पद थे। उसके बाद है मीर ए सामा। जो मीर ए सामा है ये एक विभाग था, जो पदाधिकारी था उसका नाम भी मीर ए सामा होता था। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अकबर के द्वारा की गई थी। और ये क्या होता था, ये जो निजी मामले हैं, घरेलू मामले हैं, उसका प्रधान होता था। इसका काम क्या होता था कि जो बादशाह है उसके परिवार, महल और जो उसकी रोज़ की ज़रूरतें हैं उसकी आपूर्ति करता था वो। और ये पता ही है कि भाई पर्सनल काम हो गए बादशाह से संबंधित, तो इसके लिए किसका चयन किया जाता था, बहुत ही जो विश्वसनीय कोई व्यक्ति होता था तो उसके लिए ही, इस पद के लिए, मीर सामा के लिए उनका चयन किया जाता था। और इसके बाद देखेंगे कि इसके अंतर्गत जो भी अधिकारी थे, इस पद के अंदर, इसके अंतर्गत विभाग था मीर सामा, इसके अंदर और किस किस्म के अधिकारी आते थे, 1 मिनट, इसके अंदर दीवाने बयूतात और मुशरिफ, दरोगा और तहवीलदार, ये अन्य पद थे जो इस मीर सामा विभाग के अंतर्गत आते थे। तो शाहजहाँ के काल तक इस अधिकारी को मीर सामा कहा जाता था, लेकिन बाद में जब औरंगजेब सत्ता पर आया तो उसमें इसने क्या कहा, इस विभाग के लिए खाने सामा का नाम दिया, यानी कि जो विभाग है इसको खाने सामा के नाम से जाने जाने लगा औरंगजेब के बाद। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद है सर्द उल सुदूर। ये क्या होता था, ये एक महत्वपूर्ण पद होता था, जो कि जो भी धार्मिक मामले होते थे उस समय में, कोई धार्मिक मामले होते थे तो इसमें क्या करता था, बादशाह के लिए सलाह देता था ये। तो धार्मिक मामलों में बादशाह का ये सलाहकार होता था। और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे शेख उल इस्लाम भी कहा जाता था। और इसके काम आप देखेंगे कि काम क्या क्या करता था, यही करता था कि भाई कहीं राजा को दान वगैरह देना है, कोई पुण्य का काम करना है तो उसकी व्यवस्था करता था। कहीं पर धार्मिक शिक्षा के लिए कोई केंद्र खोलना है या उसकी व्यवस्था करवानी है कोई भी, तो वो ये करवाता था। और उसके अलावा जो कुछ समय में कुछ विद्वान होते थे जो कि अच्छा काम करते थे, कोई विद्वान सज्जन थे, अगर उनको कुछ भूमि वगैरह वो प्रदान करनी है उनकी सेवा के लिए, तो क्या होता था, कर मुक्त भूमि उसको प्रदान करता था कि भूमि पर कोई भी उपज वगैरह वो करेगा तो कर नहीं लिया जाएगा। उसके अलावा ये वजीफ़ा प्रदान करता था किसी ज़रूरतमंद को, अगर जो कुछ राशि दी जा रही तो वजीफ़ा प्रदान करता था। और इसके अलावा जो इस्लाम के जो भी कानून थे, कुरान हदीस के जो भी कानून थे, तो ये देखता था कि उन कानूनों का जो पालन है वो अच्छे से किया जाए, ये व्यवस्था वो रखता था। ये बताया मैंने, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, शेख उल इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। और कभी कभी इसको क्या कह देते हैं कि इसको कहा जाता है मुख्य काजी भी बोल देते हैं, मुख्य काजी, या फिर काजी उल कुजात भी कहा जाता था इसको कभी कभार। ये इसके नाम थे। सदर उल सुदूर के अन्य नाम क्या थे, शेख उल इस्लाम और काजी उल कुजात, या फिर मुख्य काजी भी बोल देते थे। और अकबर के समय में क्या था कि ये जो पद है ये अलग अलग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था, यानी रिटर्न के हिसाब से, कभी किसी को कभी किसी को, इस हिसाब से ये पद जो है प्रदान किया जाता था। उसके बाद सदर द्वारा, ये जो पद है, सदर द्वारा जीविकोपार्जन द्वारा दिए जाने वाली नकदी को, ये जो मैंने बताया अभी आपको, जो नकदी की राशि प्रोवाइड करवाता था, किसी को वजीफ़ा देता था ज़रूरतमंद को, तो ये वजीफ़ा या फिर जो कर मुक्त भूमि देता था इसको क्या बोलते थे, मदद ए माशा। तो ये पूछे कि मदद ए माशा क्या है, मदद ए माश या मदद ए माशा क्या है, तो ये एक कर मुक्त भूमि है जो कि विद्वानों को प्रदान की जाती थी। तो ये हो गया। और ये जो सदर का ये होता, सदर सुदूर, इसको वेतन नहीं दिया जाता था। वेतन की जगह पर क्या दिया जाता था, एक भूमि प्रदान की जाती थी, और वो भूमि जो होती थी वो
कर से मुक्त होती थी। इस पर किसी भी किस्म का कोई भी कर नहीं लिया जाता था। बढ़ते हैं आगे, कुछ अन्य अधिकारी को देखते हैं जो कि मुग़ल काल में इम्पोर्टेंट रहे केंद्रीय प्रशासन में। तो सबसे पहले है मुहत्सिब। तो मुहत्सिब क्या होता था, ये सार्वजनिक आचार नियंत्रक होता था। आचार नियंत्रक। तो देखते हैं क्या होता था ये, इसका काम क्या था, जो प्रजा के अंदर ये चेक करता था नैतिक चरित्र कि किस टाइप का चरित्र है, अच्छा चरित्र हो। तो इसके लिए ये काम करता था। और इसका गठन किसने किया था, औरंगजेब के द्वारा किया गया था। औरंगजेब का महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने मुहत्सिबों की नियुक्ति की थी। और ये क्या देखते थे, प्रजा के अंदर नैतिक और चरित्र डेवलपमेंट का काम करते थे। और ये देखते थे कि इनका काम क्या क्या था, ये देखते थे कि शरीयत समझ गए आप, हदीस और कुरान का जो अच्छी शिक्षाएं हैं, तो उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। अगर उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है, यानी कि प्रतिकूल काम हो रहा है, तो ये क्या करते थे, उस काम को करने वालों को रोकते थे। और जो आम जनता है उनको दुष्चरित्र बनने से रोकते थे। ये काम था। इसके अलावा ये अन्य काम भी देखते थे, जैसे कि माप तोल के पैमानों की देखभाल करना कि सही से काम हो हर जगह पे। कहीं पे जैसे कोई व्यापार कर रहा है तो माल का जो माप और तोल है वो सही हिसाब से, ये काम भी करते थे। और इसके अलावा बाज़ारों में जो वस्तुओं का मूल्य है वो भी निश्चित करते थे ये लोग। और आप देखेंगे जब औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जब हिंदू मंदिरों और जो भी जितनी पाठशालाएं हैं इसको तोड़ने का जब आदेश दिया था, तो वो आदेश किसको दिया था, मुहत्सिबों को ही दिया था। यानी कि अब काम देखिए बिल्कुल, यानी कि अलग अलग। यहाँ पर अच्छाई का काम करवा रहा है और एकदम से ये तोड़ने का, नियम के विरुद्ध जाके जो काम है वो इनसे करवा रहा है। इसके अलावा इसके बाद में जो मुख्य अधिकारी है वो है मुख्य काजी, जिसे काजी उल कुजात भी बोला जाता है। अब ये देखेंगे कि अब जो मुग़ल बादशाह होते थे वो काफ़ी बिजी होते थे, तो उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो जितने भी उस समय में जो मुकदमे हैं उनका निर्णय जो है स्वयं ले सके। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी के अंदर एक मुख्य काजी को नियुक्त किया गया था, जो कि किस तरह से काम करता है, आजकल जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उस तरीके से वो काम करता था मुख्य काजी उस वक्त में। और ये जो अपना न्याय देता था वो मुस्लिम कानून के हिसाब से देता था, शरीयत के हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से ये अपना न्याय देता था। और जो मुख्य काजी होता था इसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे। और ये मुफ्ती जो होते थे, मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे। ये क्या क्या करते थे, ये कानून की व्याख्या करते थे और उस हिसाब से ही जो मुख्य काजी है वो अपना निर्णय देता था। तो फ्रेंड्स, ये है आज का वीडियो जो कि मुग़ल कालीन जो केंद्रीय प्रशासन है उस पर आधारित था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्रांतों के अंदर जो प्रशासन था, मुग़ल प्रशासन, वो किस तरह से था। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।